हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के हिंदी विषय में ज्वाइनिंग आदेश जारी कर दिए हैं। ज्वाइनिंग आदेशों के साथ कैंडिडेट को नाम और पते सार्वजनिक हुए तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हरियाणा के युवा कम और बाहरी राज्यों के युवाओं का चयन ज्यादा हुआ है। इतना ही नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी के 85 पदों के लिए करीब 400 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से केवल 3 ही पास हुए। इन परीक्षा परिणामों ने हरियाणा में नया सियासी संग्राम छेड़ दिया है। विपक्षी दलों ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरने का काम किया है। एचपीएससी की भर्ती प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल उठे। हरियाणा लोक सेवा आयोग के 2 परिणामों पर सवाल। हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियुक्ति पत्र जारी हुए। इनमें से 41 बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी की भर्ती पर भी उठे सवाल। साइकोलॉजी के 85 पदों के लिए करीब 400 अभ्यर्थियों ने मेंस की परीक्षा दी थी। लिखित परीक्षा के जारी रिजल्ट में इंटरव्यू के लिए 3 पास हुए हैं। एक चिर परिचित फॉर्मूला है श्रीमान नायब सैनी और भाजपा सरकार का हरियाणा में। चपड़ासी हमारे और अफसर बाहर के। ये बार बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में साबित भी कर रही है और लागू भी कर रही है। हेरा फेरी सर्विस कमीशन एचपीएससी हो या एचएसएससी हो, उनके आए हर रिजल्ट के अंदर ये साबित होता है। सवाल ये है कि क्या कारण है कि सामान्य वर्ग के बच्चों को, और मैं आरक्षित वर्ग पर अभी आऊंगा, हरियाणा की बीजेपी सरकार धक्के लगाकर हरियाणा से धकेल रही है। हमारे युवाओं की, हमारे लड़के लड़कियों की सुध कौन लेगा? स्कूलों वाले मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी वो हरियाणा के युवाओं को केवल बेरुखी, बेजारी और बेवफाई के धक्के दे रहे हैं। वहीं हिंदी असिस्टेंट लेक्चरर भर्ती में राज्यवार बाहरी कैंडिडेट्स के चयन पर नजर डाले तो यूपी 26, बिहार 6, झारखंड 1, हिमाचल 1, उत्तराखंड 1, दिल्ली 2, राजस्थान 1, हरियाणा छोड़ बाहरी राज्यों पर क्यों उठे सवाल? क्या छीना जा रहा है हरियाणा के युवाओं का हक? हरियाणा के युवाओं के आत्मसम्मान पर प्रहार हुआ है क्या हरियाणा के युवाओं के आत्मसम्मान पर हुआ है प्रहार? क्या हरियाणा के स्थानीय युवाओं के साथ हुआ है धोखा? हालिया परीक्षा परिणाम, उस पर छिड़ा राजनीतिक संग्राम कई सवालों को जन्म देता है और हरियाणा की जनता चाहती है इन सवालों का जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा पर जाने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। सवाल ये कि हरियाणवी वर्सेस बाहरी आखिर तकरार क्यों देखने को मिल रही है? सवाल ये भी कि क्या छीना जा रहा है हरियाणा के युवाओं का हक? और सवाल ये भी कि योग्यता की कमी है या नियत में कमी है? ये बड़े सवाल हैं जो कि इस वक्त एचपीएससी की जो भूमिका है उस पर उठ रहे हैं कि आखिर हरियाणवी वर्सेस बाहरी पर जो ये समय समय पर आरोप लगते रहते हैं, एक बार फिर से ये मुद्दा, ये तकरार, ये बहस का एक सियासत का बड़ा केंद्र बिंदु क्यों बन गया है? सवाल ये भी है कि क्या जो हरियाणा के युवा हैं उनसे उनका हक छीनने का काम किया जा रहा है? और सवाल ये भी है कि योग्यता की कमी है या फिर नियत में कमी है? ये बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों के आज अगले घंटों में हम जवाब तलाशेंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें क्या तथ्य हैं, सत्ता पक्ष इन आरोपों पर क्या बोलती है, ये भी जानना बेहद अहम रहेगा। तो इसीलिए देखिए इस पूरे मामले में यूपी के अगर हम बता दें, राज्यवार आपको कैंडिडेट बता देते हैं, 26 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। बिहार के 6, झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड के एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो 2 कैंडिडेट और राजस्थान के 1 कैंडिडेट, यानी कुल मिलाकर ये राज्यवार हम सूची आपको बता रहे हैं जो बाहरी छात्रों के सिलेक्शन किए गए हैं। और हैरानी की बात है कि जिस तरह से सिलेक्शन रेट है, उस सिलेक्शन रेट पर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहला मामला नहीं है जब सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी सवाल उठे थे और उन्हीं सवालों के घेरे पर एचपीएससी रहा है।
और चलिए अब इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। सुभाष सपड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुखवीर तंवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो पार्टी से। केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगी। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एक बार फिर से एचपीएससी सवालों के घेरे में आया है और आरोप भी वही है कि बाहरी वर्सेस राज्य के युवा, और राज्य के युवाओं से कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर भेदभाव करने के जो आरोप हैं वो ये रिजल्ट दर्शा रहे हैं। किस तरह से आप इसका विश्लेषण करेंगे? दीपिका जी, आपको और सभी प्रवक्ता को और हरियाणा की जनता को मेरी ओर से नमस्कार। जहां तक जो सवाल है कि जो नियुक्तियां हुई है उसमें लगता है जैसे यूपी के 26 हैं या दिल्ली के 2 हैं, बाकी राज्यों में से एक है, तो इससे लगता है कि बाहरी प्रदेशों के जो हैं उनको ज्यादा तरजीह दी गई है। ये जो भी नियुक्तियां हुई है बाहर के प्रदेशों से, परंतु हरियाणा सरकार को चाहिए कि उन्हें अपने प्रदेश के युवाओं का ख्याल रखना चाहिए। ये ठीक है, योग्यता भी चाहिए उनमें और प्रदेश के हित भी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि हम बाहर के प्रदेशों को योग्यता के नाम पे ले जाएं और हरियाणा के जो युवा हैं तो इसलिए जब पोस्टर निकालते हैं, जो भी लिखते निकालती है, उसमें बहुत से राज्यों में देखा है मैंने कि वो लिखते हैं कि एक प्रदेश का होना चाहिए, इन्हें प्रदेश के कल्चर के बारे में ज्ञान होना चाहिए, खान पान के बारे में ज्ञान होना चाहिए, वो यहाँ की भाषा जानता हो। तो इस प्रकार की कई होते हैं, परंतु कई बार ऐसा हो जाता है हम लगा देते हैं कि हमारे प्रदेश के युवा हैं उनको इतने नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, वो किया जाएगा, परंतु जहां वो मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में जाकर अटक जाता है। इसलिए प्रदेश के युवाओं को हमें अच्छी तरह तैयार करना चाहिए, कंपटीशन के लिए तैयार करना चाहिए। ठीक है, कुछ ऑडियो इशू हो रहा है सर, मैं लौटूंगी आपके पास में। मैं लौटूंगी सर, कुछ ऑडियो इशू हो रहा है। मैं तब तक सुखबीर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी इस पूरे मामले पर। हम आंकड़ों पर अभी रिपोर्ट भी दिखा चुके हैं। सीधा सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या इसे एक डेलिबरेटली फेवरेटिज्म माने या एक नेग्लिजेंस माने, लापरवाही माने, जिस वजह से इस तरह के नतीजे आ रहे हैं? दीपिका जी, आपको, आपके चैनल के दर्शकों को और सभी प्रवक्ता बंधुओं को सादर शुभ संध्या। देखिए, विगत 11.5 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में प्रदेश की युवा शक्ति के अधिकारों पर निरंतर हमला हुआ है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों में निरंतर हरियाणा के युवकों की उपेक्षा, युवा शक्ति का अपमान और प्रादेशिक हितों की लूट है। मैं कुछ आंकड़े आपके सम्मुख रखता हूं। इनके समय में भर्ती हुई असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी 151 पदों में से मात्र 8 हरियाणा के। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 60 में से मात्र 19। उसके बाद एसडीओ इलेक्ट्रिकल की पहली भर्ती हुई 80 में से मात्र 11 हरियाणा के। और उसके बाद एसडीओ इलेक्ट्रिकल की दूसरी भर्ती हुई 214 में से मात्र हरियाणा के 29। और लेक्चरर ग्रुप बी कुल पद थे 153 और हरियाणा के युवाओं को मिला रोजगार 47 को। और जो सिविल जज 110 पहले और उसमें से 50 और दूसरे में 115 में से 15। निश्चित तौर पे ये सारी की सारी कवायद और इनका जो अतीत का इतिहास है उसके आधार पे प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवा शक्ति के स्थान पर प्रदेश से बाहर के उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलना सरकार की नीयत और नीति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। जब आयोग का अध्यक्ष ही बाहरी होगा तो फिर प्रदेश की युवा शक्ति ये मान ले कि उनके साथ कोई न्याय नहीं होगा। और इसके अलावा जो डबल इंजन सरकार कहते हैं अपने आप को, पता नहीं कहां से इजाद किया है। आज मैं कहना चाहूंगा
ये केंद्र के स्तर पे भी विफल है, प्रदेश के स्तर पे भी। नरेंद्र मोदी जी ने क्या वायदा किया था 14 में? 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, उसको तो भूल ही जाओ आप। और जो भारतीय सेनाओं में 70 से 80 हजार की भर्ती प्रति वर्ष होती थी, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी, उसको अग्निवीर में समेट के वो स्थायी रोजगार, जिसमें हरियाणा के सभी जिलों के किसान और मजदूर के बच्चे को राष्ट्र सेवा के साथ साथ स्थायी रोजगार का भी अवसर प्राप्त होता था, वो इन्होंने बंद किया। इसके अलावा किया क्या? अग्निवीर में अधिकतम 50,000 और उसमें 25% स्थायी, कहने का भाव ये कि 80,000 में के स्थान पे मात्र 10,000। और जैसा कि आप समाचार में बता रहे थे, आज ही जिस प्रकार से नीट का परीक्षा पत्र रद्द हुआ है, और हरियाणा में चाहे केंद्र के स्तर की बात करें और चाहे प्रदेश के स्तर की बात करें, लगभग जो परीक्षाएं हैं उनका पेपर लीक हुआ है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन कमाल की बात है उन पे तो संज्ञान नहीं लिया गया। हरियाणा के जो युवा है उनके हितों पे जरूर कुठाराघात किया गया। और इसके अलावा जिस प्रकार से रोजगार का ही विषय है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना से मात्र कुछ क्षण पहले इन्होंने हरियाणा पुलिस की भर्ती निकाली 5500, और चुनाव के तुरंत बाद वो भर्ती कर दी रद्द। और अब कभी कुछ वो निरंतर काल मटोल की स्थिति में सरकार है। निश्चित तौर पर ये हरियाणा के युवाओं के हितों में कुठाराघात है। और ये जिस प्रकार का ढिंढोरा पीटते हैं हरियाणा वाले, चपरासी और बाकी अधिकारी दूसरे प्रदेशों से, निश्चित तौर पे हरियाणा की सरकारी नौकरियों पे अधिकार सबसे पहले अगर किसी का है तो निसंदेह हरियाणा प्रदेश का युवाओं का है। और जिस तरह से इन्होंने हरियाणा की HPSC की परीक्षा से हरियाणा का सामान्य ज्ञान, स्थानीय भाषा और स्थानीय निवासी के प्रावधानों पर जो हटाए हैं, निश्चित तौर से ये सारा का सारा उसका परिणाम है। और नहीं, इसके साथ ही जो 75% का झुंझुना ये लाए थे पिछले कार्यकाल में, वो जिस तरह से न्यायालय के सामने टिक नहीं पाया और वो झुंझुना टूट गया। निश्चित तौर पे रोजगार के विषय पे चाहे जो मर्जी बात करें, ये सरकार विगत के 11.5 वर्ष से पूर्णतः विफल है। ठीक है ओंकार जी, क्या अब ये मान लिया जाए कि ये जो विषय है HPSC जिस तरह से सवालों के घेरे में आ रही है, पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अभी हाल फिलहाल के महीने में ही, पिछले महीने जिस तरह से आवाज उठी थी, तो अब क्या ये मान लिया जाए कि ये मामला सिर्फ एक सिलेक्शन और पेपर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि हरियाणा बनाम बाहरी की एक जो भावना है इस पर एक संशय पैदा करने का विषय बन चुका है? दीपिका जी, अब तो अति होगी, और हमने सुना अति के बाद अंत आता है, और हमें पूरा विश्वास है हरियाणा का युवा अब इस सरकार का भी अंत लेके आएगा। देखिए कितने अफसोस की बात है। पहली बात तो HPSC का चेयरमैन ही बिहारी, बहुत अफसोस की बात है कि हमारे हरियाणा में एक भी काबिल व्यक्ति ऐसा नहीं जो HPSC का चेयरमैन बन सके, और आज तो अति कर दी इस सरकार ने। देखिए 56 जनरल कैटेगरी के असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के भर्ती किए गए, और 56 में से 41 प्रोफेसर बाहर के, और उसमें से 26 प्रोफेसर उत्तर प्रदेश के, बिहार के, उत्तरांचल के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, झारखंड के। क्या ये वही प्रदेश नहीं जहां पर बीजेपी का शासन है? और मैं एक पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सवाल बीजेपी सरकार से, क्या हरियाणा के युवा सिर्फ चपरासी लगने के लायक रह गए? और फिर जिन प्रदेशों के युवा इन्होंने भर्ती किए उन सारे प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं, जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है क्या वहीं के युवा काबिल है? बाकी सारे निठल्ले और बेकार है। हरियाणा का युवा बेकार है बिल्कुल। आज ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, आज प्रत्येक युवा प्रदेश का पूछ रहा है। और इसके साथ ही एक और बात सुन लीजिए, 400 बच्चों ने पेपर दिया असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी का, 35% की शर्त लगा दी गई,
और 400 में से मात्र 3 पास हुए हैं। अब इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है वो मैं बताना चाहता हूं, और इस पेपर को रद्द कर दिया गया। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये क्या करते हैं, पहले 35% 40% की शर्त लगा देते हैं और पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो हरियाणा के बाहर के होते हैं, उसमें हरियाणा के बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते। फिर ये यूपी के, राजस्थान के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, झारखंड के, उत्तरांचल के यहाँ के बच्चों को भर्ती कर लेते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या हरियाणा के बच्चे काबिल नहीं रह गए? 56 में से 41 बच्चे बाहरी प्रदेशों के और 26 बच्चे उत्तर प्रदेश के। इसका मतलब सीधा है 80% भर्तियां बीजेपी बाहर के युवाओं को दे रही है। जी। हमारे युवा क्या करेंगे? क्या आत्महत्या करेंगे? और आज हमारे युवा क्या ले रहे हैं? पीएचडी किए हुए, एमटेक किए हुए युवा HKRN में 15,000 से 18,000 की पे ले रहे हैं। और मैं अपनी आप बीती बता के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। अंबाला कैंट तहसील में सुरेश कुमार जी तहसीलदार थे, अब इस वक्त तो फरीदाबाद पोस्टेड है। एक दिन मैं दोपहर के समय गया, मैंने कहा तहसीलदार साहब मुझे पानी की प्यास लगी है, पानी पिलाइए। 2 गिलास पानी के एक युवा लेके आया। युवा मैंने बिना कुछ देखे 1 गिलास उठाया और पी गया। 1 गिलास उसने युवा ने तहसीलदार के सामने रख दिया, लेकिन तहसीलदार महोदय ने, सुरेश कुमार जी ने, नाम बता रहा हूं साथ में, पानी नहीं पिया। मैं जब पानी पी चुका तो मैंने पूछा सर आपने पानी नहीं पिया? कह रहे ओंकार जी बहुत अफसोस की बात है, मेरा पानी पीने का दिल ही नहीं किया। मैंने कहा ऐसा क्या होगा? मैंने शायद कोई जाति सूचक बात होगी, लेकिन उन्होंने जो बात बताई मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। सुरेश कुमार जी ने बताया कि जो युवा पानी पिला रहा है ये एमटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। जो युवा पानी पिला रहा है वो कंप्यूटर साइंस में एमटेक किया हुआ है और मैं 10वीं पास हूं। मैं 10वीं पास हूं, मैं प्रमोशन ले लेके तहसीलदार बन गया और ये एमटेक करके पानी पिला रहा। आप बताइए किसकी आत्मा जिंदा, किसकी आत्मा मर गई? ये बीजेपी वालों की आत्मा मर चुकी है। विडंबना ये सच्चाई है, आज की सच्चाई है। आज की सच्चाई में खत्म, आज की सच्चाई है हमारे युवा पीएचडी कर भी चपड़ासी लग रहे हैं। और बाहर के युवा चाहे उन्होंने 10वीं पास किया, चाहे जाली डिग्री ली, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का लगा दिया। आप सोचिए क्या हमारे हरियाणा में बच्चों को हिंदी नहीं आती? इतने अफसोस की बात है, निंदनीय है। और मैं माननीय उच्च न्यायालय से गुजारिश करूंगा इस भर्ती को रद्द किया जाए। ठीक है, बिल्कुल। जिस वाक्य का आपने जिक्र किया ओंकार जी, अपने आप में ये बहुत विडंबनीय स्थिति है कि ऐसा नहीं है कि जो युवा एमटेक करने के बाद अगर इस तरह की स्थिति बन रही है तो सोचने की जरूरत है। और सुभाष जी, अब इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ऐसे में आप इसका एक पक्ष अपनी पार्टी का जरूर रखिएगा, लेकिन एक बतौर शिक्षक क्या आप मानते हैं कि हरियाणा में अब इतने युवा भी नहीं रह गए हैं कि उनका एक 20% सिलेक्शन भी नहीं हो पा रहा है? ट्रांसपेरेंसी खत्म हो चुकी है, लापरवाही इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, या फिर ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? सभी को नमस्कार। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी 35-40 साल प्रोफेसर मैंने की है और आज अभी भी हम प्रोफेसर ही हैं। जो बात भी बोलेंगे वो सच्ची बोलेंगे, वो भी एक टीचर का दायित्व बनता है। क्योंकि हमने इन्हीं भर्तियों में ना नंगे नाच देखे हैं कि इस तरह से घोटाले होते थे। अभी हमारे ओंकार सिंह जी बोल रहे हैं, मतलब जो है ना इस तरह से भर्तियां हैं, ऐसे भर्ती है, बाहर के बच्चे आ रहे हैं। यहाँ हमने घोटाले भी देखे हैं। इन्हीं के एक पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े नेता, जेबीटी भर्ती घोटाला में 10 साल जेल में रहे। मतलब इंटरव्यू में तो नंबर ज्यादा, लिखित परीक्षा में नंबर कम, पर मतलब जो है ना लिस्टें बदल दी जाती। साथ ही साथ सुभाष जी, मैं इंटरप्ट करूंगी, मैं रोकूंगी पहले आपको, मैं इंटरप्ट करूंगी। सुनिए पहले। अगर जो होता था, आप अपनी बात जरूर रखिएगा। मान लीजिए कि आप इससे पहले वाली सरकार की बात कर रहे हैं, उससे पहले सरकार की बात कर रहे हैं, घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ, वो सत्ता में नहीं है सर। आज सत्ता में आप हैं और लंबे समय से आप हैं। मैंने अगर आपसे सवाल पूछा है तो करंट सिचुएशन पर पूछा है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने जवाब की शुरुआत करंट सिचुएशन से करेंगे और उसके बाद आप बैक में जाइए। आप जरूर विपक्ष पर निशाना साधिए, मैं उस पर नहीं रोकूंगी, लेकिन प्लीज पहले टू द पॉइंट शुरुआत करिए। ठीक है, देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। सरकार सिर्फ
एक ड्राफ्ट बना के दे देती है, भाई हमें इतने टीचर चाहिए, इतने असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, इंग्लिश में इतने चाहिए, मैथ्स में इतने चाहिए, हिंदी में इतने चाहिए, कॉमर्स में इतने चाहिए, और वो HPSC अपना एक पैटर्न वो निर्धारित करती है। UGC की गाइडलाइंस भी हैं ऊपर से, उसी हिसाब से वो निर्धारित करती है, और कुछ इसको अधिकार अपने लेवल पे भी दिए हुए हैं। अब पीछे फरवरी मार्च में जब बजट सेशन चला, उस टाइम भी जो विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो या दो इनके साथी हैं, दो इनके MLA हैं इनेलो के, उन्होंने पूरा विरोध किया। मतलब इस तरह से जो है भर्तियां हो रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो साथी हैं वो तो वहां पे उन्होंने हरियाणा विधानसभा के बाहर बच्चे भी बिठा दिए। उसमें 2-4 तो बच्चे होंगे, बाकी सारे इनके कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता थे। जिस तरह से इन्होंने दिल्ली में AI समिट में नंगा नाच करते हैं ना, वैसे इन्होंने नंगा नाच करना चाहा। और वहां पर हमारे माननीय नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री जी ने इनका इसी में भर्तियों की बात कर रहा हूँ, उसमें भी HPSC का मामला इन्होंने पूरा उछाला। उन दिनों भी रिजल्ट आ रहे थे, क्योंकि रिजल्ट की परंपरा ये पिछले जो प्रोसेस है वो पिछले 3-4 महीनों से चल रही है, और ये अभी 2-3 महीने पहले की बात है। तो वहां पे ये काम रोको प्रस्ताव भी ले आए कांग्रेस के, और जब उस पर चर्चा कर रहे थे हमारे माननीय CM साहब, उस टाइम ये भाग गए। कांग्रेस के जो साथी हैं, जो MLA हैं, वो विधानसभा छोड़ के भाग गए, वो सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता है अगर हम यहाँ पे बैठे रहे तो सुबह अखबार नहीं छापेगी, मीडिया नहीं दिखाएगा, तो उनका वो वॉकआउट कर गए। तो ये बात सुनना नहीं चाहते। अभी अब ये यहाँ मुद्दा चल रहा है, मतलब आंतरिक वर्सेस बाहरी। आज इंडिया की पॉपुलेशन देखो कितनी है, और हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है, आप ये भी देखिए। ये इट इज ए टाइम ऑफ कॉम्पिटिशन। बच्चे हमारे यहाँ बहुत बढ़िया बच्चे हैं। मैंने यहाँ पे 25 कॉलेजों में प्रोफेसर रहा हूँ। मैं गुड़गांव से आता हूँ, गुड़गांव में भी एक कॉलेज में 10-10 हजार बच्चे हैं, 10,000। मतलब हम इन बच्चों के बीच में रहे हैं। और ये जो एस्पायरेंट्स हैं, ये जो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के, मैंने तो एक जो है ना हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर जो है एस्पायरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन, उसको मैंने रिप्रेजेंट भी किया। और इनकी जो भी प्रॉब्लम्स आती रही है टाइम टू टाइम, मैं तो CM साहब से भी मिलता रहा हूँ, शिक्षा मंत्री जी से, HPSC के चेयरमैन से, भाई किसी भी तरह से कोई ट्रांसपेरेंसी में चूक ना हो, क्योंकि हमने पुराने टाइम देखे थे। अभी हमने बोला पुराने टाइम की चिंता कर रहे हैं, पहले अभी आप देखिए 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस के जो MLAs थे, उन्होंने पहले से नौकरियां बांटनी शुरू कर दी, भाई आप इतने वोट दो, हम आपको इतनी नौकरी देंगे। तो यहाँ पे माननीय नायब सिंह सैनी, जब पहले मनोहर लाल जी थे 2014 के बाद, सबसे बड़ा नारा ये था, बिना पर्ची बिना खर्ची। आज जनता पागल नहीं है, युवा लोग पागल नहीं है, उनको पता है भाई किस तरह से यहाँ पे नौकरियां दी जा रही हैं। हर क्षेत्र में नौकरियां दी जा रही है, मेरिट के आधार पे नौकरियां दी जा रही हैं। अब देखो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर में पहले 100 नंबर का इंटरव्यू होता था, सिर्फ 100 नंबर का इंटरव्यू होता था। 2014 से पहले जब हुड्डा साहब CM थे, जाते जाते इन्होंने कोई खाली सीट नहीं छोड़ी। आजा भाई तू भी आजा, उस शहर से तू भी आजा, वहां से आजा, तू भी आजा, मतलब कोई सीट खाली तो छोड़नी नहीं। वहां पे उन्होंने देखी नहीं, इतनी अनियमितताएं कर दी, सारी की सारी भर्तियां वहां जो है ना माननीय पंजाब एंड हाई कोर्ट रद्द कर रहा है। मैं आपको अभी लिस्ट जारी कर देता हूँ चौटाला राज की या हुड्डा साहब की जो भर्तियों की जो लिस्ट है, तो जो उन्होंने सुभाष जी ठीक है, आज हमारे चर्चा का विषय ना इस समय की भर्तियों का है। आप एक चीज जवाब दीजिए। सवाल ये उठ रहा है ना कि अगर पब्लिक सर्विस, सुभाष जी जवाब दीजिएगा, इस सवाल का जवाब दीजिए। हम जो असिस्टेंट प्रोफेसर की देखो हमने पारदर्शिता कैसे की, मैंने आपको बताया, हमने पैटर्न बदला इसमें। अब हमने 25 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट रखा, 25 नंबर का। जो बच्चे पास हो जाते हैं उसका 4 गुना हम बुलाते हैं नॉलेज टेस्ट, नॉलेज में। फिर नॉलेज टेस्ट में हमने 35% रखा, 35%। भाई 35% इट इज द मिनिमम मार्क्स। भाई अगर आप 10वीं 12वीं में भी, उसमें भी तो 33% मिनिमम होता है। अगर BA BCom BSc में भी तो 35% मिनिमम होता है। अब यहाँ पे तो आपको प्रोफेसर बच्चे पढ़ाने हैं, यू वांट टू बिकम ए प्रोफेसर, हाँ जी, तो आपको नॉलेज तो होना चाहिए। तो 35% वो रखा हमने। पहले हुड्डा सरकार ने भी 2008 में जो HCS, वो भी HPSC के थ्रू होती है, हरियाणा सिविल सर्विस, वहां पे 45% क्राइटेरिया था मिनिमम, हमने तो 35% किया। उसके बाद फिर इंटरव्यू हमने सिर्फ 12.5%, 12.5 नंबर का, 12.5 नंबर का इंटरव्यू रखा है, जो पहले 100 नंबर का होता था या 40 नंबर का होता था। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको ये बता दूं, जब किसी भी सब्जेक्ट में अगर 5:30 बजे इंटरव्यू खत्म हुआ ना, लास्ट इंटरव्यू,
रात को चेयरमैन साहब के आदेश थे, सेक्रेटरी साहब के आदेश थे, आज रिजल्ट जारी होना चाहिए। रात को 11 12 बजे रिजल्ट मतलब जारी करके सारे एम्प्लॉइज या जितना भी स्टाफ था घर पे गया वो। ठीक है, मान लीजिए आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, रिजल्ट जारी किया गया, सुभाष जी लेकिन लूपहोल तो है ना, एक भर्ती प्रक्रिया हो तो बात है, ठीक है, लेकिन मल्टीपल इस तरह से अगर आरोप लग रहे हैं, अभी देखिए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि यूपीएससी में सिलेक्शन हो जा रहा है हरियाणा के युवाओं का, लेकिन एचपीएससी में नहीं हो पा रहा है। अब अगर कुछ आंकड़े मैंने भी निकाले हैं यूपीएससी के हाल फिलहाल के 2 साल के 2024 और 25 की, 25 में अगर मैं बात करूं तो 35 से ज्यादा उम्मीदवार हरियाणा से रहे हैं, और ये जो इस बार की अगर हम यूपीएससी की जो लिस्ट देखेंगे उसमें जो 3rd रैंक थी वो हरियाणा से ही थी। 2024 की अगर हम देखेंगे तो 64 उम्मीदवारों का चयन हुआ था हरियाणा से। तो सोचिए यूपीएससी सर्वोच्च एग्जामिनेशन माना जाता है, जिसको गिना जाता है सबसे हार्डेस्ट एग्जामिनेशन में। अगर हरियाणा के युवा वो एग्जाम क्लियर कर पा रहे हैं तो ऐसा क्या हो रहा है, एचपीएससी ऐसे कौन सा बड़ा मापदंड तैयार कर दे रहा है कि हरियाणा के युवा अपने घर के एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हैं? देखिए ये मेरे पास पेपर है, ये न्यूज पेपर में एचपीएससी ने ये अब बिल्कुल न्यूज सभी पेपर में है, ये भास्कर का न्यूज है ये। वो कहते हैं जी एचपीएससी ने 2 साल में 4437 पदों पर भर्ती की, इनमें से 494 दूसरे राज्यों के युवा नौकरी लगे, 494, जिसमें यानी 11.13% बाहर के। ऐसी बात नहीं है। और ये किसका आंकड़ा है? ये एचपीएससी का है, ये क्लास 1 क्लास 2 ए एंड बी कैटेगरी का है ये। अभी हमारे साथी कह रहे थे जी चपरासी तो यहाँ पे लगते हैं और जो बड़ी पोस्ट है वो बाहर चली जाती है, ऐसा नहीं है। ये मैं ए और बी का आंकड़ा दे रहा हूँ। तो यहाँ देखो इट इज ए टाइम ऑफ कॉम्पिटिशन, बच्चे बाहर से भी आते हैं और यहाँ वाले बाहर भी जाते हैं, पर हमारे बच्चे बढ़िया हैं, यूपीएससी में आ रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं हमारे बच्चे, देश में विदेशों में बढ़िया पोस्ट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, यहाँ ये जो हमने जो ट्रांसपेरेंसी सबकी अपनी स्टेट पीसीएस है, सिर्फ हरियाणा ही नहीं, हर एक स्टेट का अपना पीसीएस है, हर एक अपना स्टेट पीसीएस करा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हरियाणा के बच्चे उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं, वहां भी उनका सिलेक्शन होता है, वो बात बिल्कुल गलत नहीं है, उस चीज पर मैं भी आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में हरियाणा के बच्चों का इतना ज्यादा सिलेक्शन रेट है, ये सवाल है सर। सवाल इस चीज को समझने की यहाँ पर जरूरत होगी। सुखबीर जी, अब मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरह से अभी सुभाष जी कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पर जो हमने प्रक्रिया बनाई है उसके आधार पर चयन हो रहा है, जो योग्य उम्मीदवार होगा, इनसाइडर हो आउटसाइडर हो, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ उसका चयन होगा काबिल उम्मीदवार का। अगर ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो सवाल उठाना कितना वाजिब होगा? दीपिका जी, मैं आपके माध्यम से कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल करूंगा। आशा है कि सप्रा साहब ने जिस प्रकार से वो मोदी की तर्ज पे रायता फैलाया है उसका जवाब देके जाएंगे। नोट करिए सप्रा साहब, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है और उसकी क्या निर्धारित प्रक्रिया है? क्या हरियाणा में कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं जो हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल सके? दूसरी बात, विगत 11.5 साल का इतिहास और विफलता पर जवाब देने की बजाय आप इधर उधर टाल मटोल करते रहे, अगले समय में जवाब जरूर देना। क्या बार बार हरियाणा प्रदेश में पेपर लीक नहीं हुए और क्या सभी पेपर लीक पर मुकदमे दर्ज नहीं हुए? क्या भारतीय जनता पार्टी शासन में निरंतर 12 वर्ष जो मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला हुआ था, जिसमें सभी परीक्षाएं बेची गई, खरीदी गई और वो विश्व में सबसे बड़ा घोटाला है? इसके अलावा क्या इससे पहले भी नीट और दूसरी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं हुए आपके शासन में? और क्या आज नीट की परीक्षा रद्द नहीं हुई? इसके अलावा अब बड़ा सोच समझ के जवाब देना, क्या एचपीएससी और दूसरी जो परीक्षाएं हैं, क्या हरियाणा सामान्य ज्ञान, स्थानीय भाषा और स्थानीय निवासी के प्रावधानों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदलाव नहीं किया बाहरियों को लाभ देने के लिए? निश्चित तौर पे ये सारे ऐसे विषय हैं जिनका जवाब हरियाणा प्रदेश का युवा आज आपसे मांग रहा है। और निसंदेह आप ये मान लें कि आपने हरियाणा प्रदेश के युवाओं के हितों पे कुठाराघात की है। इसके अलावा एक तरफ आपका 11.5 वर्ष का कुशासन है, खासतौर पर रोजगार में, दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सदैव रोजगार, सामाजिक न्याय और पारदर्शिता का पक्षधर रही है।
और इसका जो उदाहरण बता दूं मैं आपको, जो भोजन का अधिकार आया, जो आरटीआई कानून आया और जो मनरेगा है, सारे रोजगार से संबंधित काम थे, लेकिन आपने तो इन सारे विषयों को ही खराब कर दिया। निसंदेह हम राष्ट्रीय और प्रदेश के स्तर पर सरकार की दमनकारी निर्णयों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और भविष्य में हरियाणा के युवाओं का सम्मान, अधिकार और भविष्य सृजन सुनिश्चित किया जाएगा और आपकी सभी बेकायदगियों का जवाब आपसे लिया जाएगा। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है, आपके सभी सवालों का जवाब अभी मैं सुभाष जी से लूंगी, लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। पहले दर्शकों को बड़ी जानकारी दे देते हैं। विनेश फोगाट के समर्थन में साक्षी मलिक आई है। जो यहाँ आपको बता दें कि WFI पर साक्षी मलिक ने आरोप लगाया है सिर्फ 2 दिन पहले ऐसे नियम लागू किए गए हैं जिनसे विनेश फोगाट की वापसी मुश्किल हो सकती है। विनेश फोगाट के ट्रायल्स कराए जाएं, ये साक्षी की ओर से कहा गया है। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी हुई, इसलिए सोच समझकर अपनी बात रख रही हूं। भारत का नाम रोशन करने का मौका मिलना चाहिए। ये देखिए, ये जो जानकारी है हम आपको दे रहे हैं साक्षी मलिक से जुड़ी हुई। साक्षी मलिक ने इस पूरे मुद्दे पर बयान दिया है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि विनेश फोगाट के समर्थन में अपनी बात रखी है। WFI पर साक्षी मलिक ने आरोप लगाया है। नमस्कार, मैं ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक। पिछले कुछ दिनों से विनेश की ट्रायल्स को लेकर जो भी मैटर चल रहा है उस पे मीडिया मेरे व्यूज़ जानना चाहती है। मैं 2-3 दिन से विचार में थी क्योंकि विनेश एक पार्टी की विधायक है और मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ जहाँ दूसरे देश की स्पोर्ट्स फेडरेशन अपने खिलाड़ियों के लिए नियम आसान करती है ताकि वहाँ महिलाएं माँ बनने के बाद भी देश के लिए खेल सकें और पदक जीत सकें। वहीं अपनी फेडरेशन 2 दिन पहले ऐसे नियम लागू कर देती है कि विनेश कम बैक ना कर पाए। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी और रेसलिंग फेडरेशन से निवेदन है कि विनेश की ट्रायल ली जाए ताकि वह भी देश के लिए पदक जीते और देश का नाम रोशन कर सके और ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सके कि अपने देश में भी महिलाएं माँ बनने के बाद भी खेल सकती हैं, पदक जीत सकती हैं और देश का नाम रोशन कर सकती हैं। धन्यवाद। तो देखिए, ये हमने आपको साक्षी मलिक की प्रतिक्रिया सुनाई है जहां पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। साक्षी मलिक जो कि विनेश फोगाट के समर्थन में आई और उन्होंने कहा कि ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे अगर कोई खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को दिखा सके। और ये बात एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने रखी है। दरअसल गोंडा में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन उस प्रतियोगिता के आयोजन से पहले WFI की ओर से जो नोटिस जारी, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उसके बाद ये पूरा विवाद सामने आया और अब देखिए इस पूरे मामले में साक्षी मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और चलिए अब एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं और केसी मलकानिया जी, आपकी बात अधूरी भी रह गई थी और मैं अब आपसे मेरी बारी है। मैं ओंकार जी, मैं आपके पास आती हूँ। केसी मलकानिया जी की बात अधूरी रह गई थी, पहले उनसे मैं उनका व्यू पॉइंट ले लेती हूँ, फिर आपके पास जरूर आऊंगी। मलकानिया जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये हम देख पा रहे हैं बयानबाजियां हो रही हैं, तो क्या ये मान लें कि ये रीजनल सेंटिमेंट वर्सेस मेरिट के बीच का एक बड़ा मसला बन गया है जो राजनीतिक दलों के बीच में सियासी बयानबाजियों को और ज्यादा बढ़ा रहा है, स्टूडेंट के सेंटिमेंट से जोड़कर और पेपर और जिस तरह से चयन प्रक्रिया है, ओवरऑल आप बताइएगा अपना व्यू पॉइंट। देखो, जहां तक योग्यता का सवाल है, योग्यता बहुत जरूरी है, योग्यता होनी चाहिए, परंतु इसके साथ साथ प्रदेश हित भी जरूरी है। जो हमारे प्रदेश के युवा हैं उनको प्रदेश में नौकरियां मिलनी चाहिए। इसके लिए आप ऐसे नियम बना सकते हैं जैसे प्रदेश की भाषा है, प्रदेश का खान पान है, पर्यावरण, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। जब तो आप बच्चों से बात करोगे, जो आप हरियाणवी में बात कर, हरियाणवी है तो हरियाणवी आनी चाहिए और उसका ज्ञान होना चाहिए, इसी प्रकार चलना चाहिए, परंतु योग्यता का ज्ञान रखना चाहिए। जहां तक जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसमें होता है, कंपटीशन में होता है, परंतु पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो रहा है। अब इतना बड़ा नीट का
पेपर है वो का खुलासा हुआ कि वो पहले लीक हो गया था, व्हाट्सएप पे आ गया था। तो इस प्रकार हरियाणा में भी पेपर लीक होते आए हैं और होते रहे हैं, परंतु जो प्रदेश के युवा हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि योग्यता के साथ साथ प्रदेश के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम देख रहे हैं कि 26 युवा जो हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं या दूसरे प्रदेशों से आते हैं, तो हरियाणा में क्या युवा इतना योग्य नहीं है कि वो इन के साथ कंपटीशन कर सके? हाँ, कंपटीशन की जहां तक बात है ठीक है, परंतु कंपटीशन में आपको प्रदेश हित का जो ख्याल है अवश्य रखना चाहिए। प्रतियोगिता के साथ साथ प्रदेश हित और युवाओं का हित बहुत जरूरी है। हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए जहां फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास है। हरियाणा का युवा केवल चपरासी बनने के लिए या फोर्थ क्लास के लिए ही नहीं रह गया। हरियाणा का युवा योग्य है और कंपटीशन की परीक्षा पास करता है, बहुत अच्छे कंपटीशन में आता है, खेलों में भी बढ़ता है, पढ़ाई में भी आगे बढ़ता है। अगर उनमें कोई कमी है तो हमें अपने जो शिक्षा का स्तर है उसे भी सुधारना चाहिए और उन्हें कोचिंग वगैरह देनी चाहिए। युवाओं को मुफ्त कोचिंग का प्रबंध करना चाहिए और हरियाणा के युवाओं को अधिक से अधिक नौकरियां मिले, इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। चाहे कोचिंग सेंटर खोलना पड़े, चाहे प्रदेश के जो सभ्यता है, संस्कृति है, लोग से उसको इंटरव्यू में शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार बहुत सी बातें होती है और बाकी प्रदेशों में होता है जो वहाँ के लोक हित हैं उनको सामने रखा जाता है, लोक संस्कृति का ख्याल रखा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछकर भी आप जो है वो प्रदेश के युवाओं का हित की रक्षा कर सकते हैं, ताकि कोर्टों में जाकर जो रक्षण है वो न लटके, आप उसको अपने स्तर पर ही निपटा सकते हैं। और आपकी ये ड्यूटी है सरकार में है, तो आपके जो हरियाणा के युवा हैं उन्हें हरियाणा में नौकरी मिले और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिले, योग्य युवाओं को नौकरी मिले, यही सबसे अच्छी बढ़िया बात हो। बिल्कुल। ओंकार जी, यहाँ बात तो हो गई तमाम जो बयानबाजियां हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बात करें कि ऐसा नहीं है, बार बार जब ये मामले सामने आ रहे हैं तो सरकार को आप लोग घेर रहे हैं विपक्ष के तौर पर, बहुत सही बात है, लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों की ओर से कुछ एक रणनीति भी इस डायरेक्शन में कुछ तैयार की जानी चाहिए। आप लोगों की क्या रणनीति है आने वाले समय में कि इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की स्थिति ना बने? कुछ ऐसे प्रावधान कुछ मजबूर किया जाए ताकि इस चीज को एक सीरियस सिचुएशन के तौर पर लिया जाए। दीपिका जी, मेरी आपसे बेनती है कि मैंने अब इसके बाद जाना है, मेरे को कृपया 2 मिनट यहीं पे फालतू देना। सर 3 मिनट बोलिए, आप 3 मिनट बोलिए, कोई बात नहीं। जी थैंक यू। देखिए दीपिका जी, आपने हमारी रणनीति पूछी, मैं बताना चाहता हूँ प्रदेश के युवाओं को साथ लेके इस सरकार का गला दबाने की कोशिश करेंगे। हम इस सरकार को ऐसे मनमानी नहीं करने देंगे कि आप बाहरी प्रदेश के बच्चों को यहाँ पे नौकरियां दें। हमारे प्रदेश के युवा कहाँ जाएंगे? और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सप्रा जी से, इनकी आत्मा मर चुकी है, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये तो बता दो, 12 वर्ष से तुम्हारी सरकार है प्रदेश में, 12 वर्ष में पूरे हरियाणा में विभिन्न विभागों से हजारों कर्मचारी रिटायर हुए। आप एक श्वेत पत्र जारी कीजिए, 12 वर्ष में किस हल्के में से, किस विभाग में से कितने कर्मचारी रिटायर हुए, पहली बात। दूसरा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का एक नया कीड़ा आपने प्रदेश में पैदा कर दिया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में युवाओं का शोषण हो रहा है। पीएचडी किए हुए युवा 12,000, 15,000, 18,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं। और बहुत अफसोस की बात है, जब किसी व्यक्ति ने अपनी लड़की की शादी करनी होती है तो पता लगता है लड़का नगर निकाय विभाग में नौकरी करता है, तहसील में नौकरी करता है। उस नौकरी को देख के लड़की की शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं। हमारे सामने ऐसे केस हैं, बच्चे भी हो जाते हैं। 4 साल 5 साल के बाद सरकार उठा के बाहर कर देती है क्योंकि वो कच्ची नौकरी थी। जिस लड़की ने उस युवा से शादी कर ली उसका क्या कसूर है? उन बच्चों का क्या कसूर है? ये बहुत अजीब बात है। इस सरकार ने युवाओं का तमाशा बना के रख दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 2024 के चुनाव से पहले 2,09,600 पद खाली थे हरियाणा में और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं शपथ ग्रहण से पहले 25,000 युवाओं को नौकरी दूंगा
और वो नौकरी थी जो माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे कर रखी थी, वो तो देनी थी, कोई एहसान नौकरी किया किसी के ऊपर, वो तो न्यायालय के आदेश में थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या 2,09,600 पद भर गए? नहीं भरे। मैं मांग करता हूं, आज 12 साल से इनकी सरकार है, कृपया ये बताइए, मैंने तो आरटीई में सूचना मांगी, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा से मांगी, और बहुत अफसोस की बात, सूचना नहीं दी इन्होंने। कोई नौकरी बहाना लगा के सूचना पेंडिंग कर देते हैं। और इससे भी बड़े अफसोस की बात, जब हम कमीशन में जाते हैं सेकंड अपील में, तो मैं बताना चाहूंगा 30 दिन में सूचना देने का प्रावधान है, और कमीशन में जाके 6 महीने 9 महीने की डेट लग जाती है। 3-3 साल 4-4 साल हो गए, सूचना नहीं मिली। ये कैसा सूचना कानून है? इसको खत्म कर दो। इससे अच्छा तो बीजेपी सरकार जब से आई है, सूचना कानून का इन्होंने गला घोट दिया। इसको खत्म कर दो, नहीं जनता को सूचना देनी। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब से हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना है, तब से एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि कितनी नौकरियां किस हलके में किस जाति की, मैं विशेष तौर पर कह रहा हूं, ठीक है, लापरवाही और को देगी किस जो ओंकार जी, आप जो ठीक है अपना पॉइंट भी इसमें ऐड करिएगा कि आपको क्या कमियां भी लगती हैं, कि किन कमियों की वजह से ये इस तरह के मामले आ रहे हैं सामने? देखिए, कमियां तो इन्हीं कमियों की वजह से, कमियां भी मैं बताता हूं इन्हीं कमियों की वजह से आज हमारा युवा नशे की चपेट में है, अपराध की चपेट में है। आज हरियाणा नशे में नंबर 1 बन चुका है, उड़ता हरियाणा का नाम लिया जाता है, और अपराध में नंबर 1 बन रहे हैं हम। बहुत अफसोस की बात है। कमियां तो सीधी सी हैं, आपको जितनी नौकरियां देनी है उनका पेपर कौन बनाता है? HPSC या SSC बनाता है। उस पेपर में यदि आप ऐसे प्रश्न पूछ लोगे जो हरियाणा के युवाओं के बाहर होंगे, आप पूछ ही लोगे यूपी के बारे में, आप पूछ लोगे आंध्र प्रदेश के बारे में, तो हरियाणा का युवा कहां से, तो उसको बताओ कि ये प्रतियोगी परीक्षा IAS के समय ना पूरे वर्ल्ड से क्वेश्चन पूछेंगे। जब उसका दायरा तो आपने फिट कर दिया हरियाणा का, और क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उत्तर प्रदेश, बिहार के, रांची के, पटना के, तो हमारा युवा फेल होगा उसमें। आपने 35% की लिमिट लगाई, मैं कहता हूं 50% की लगाई, हम खुश होंगे। लेकिन हमारा युवा इतना नखट्टू नहीं है, काबिल है। IAS IPS में आप लिस्ट देख लो हमारे युवाओं की, प्रदेश की जनसंख्या के औसत के अनुसार अगर आप परसेंटेज निकालोगे, हरियाणा नंबर 1 है। IAS IPS में हमारे इतने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, तो क्या हमारे कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी पोस्ट पे सिलेक्ट नहीं होंगे, और वो भी हिंदी विषय में? ये तो बहुत अजीब बात है, सरासर धांधलेबाजी है। और ये जो कहते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची, ये बेनकाब हो चुके हैं। ये इनकी धांधलेबाजी है। ये उन प्रदेशों के युवा हरियाणा में नौकरी पर लगा रहे हैं जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है। मैं अपने भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ, सप्रा जी से, ये भी प्रोफेसर है, इनकी अगर आत्मा जिंदा होगी, मेरे को नहीं लगता जिंदा होगी, अगर आत्मा इनकी जिंदा होगी तो कम से कम ये बता दे। आपकी आत्मा मरी हुई है, आपकी अपोजिशन पार्टी की, हमारी जिंदा है अभी। चलो मेरी तो मर चुकी, मेरी भी मर चुकी। यहाँ पे ऐसे शब्द यूज मत करो, आत्मा मरी हुई है। सप्रा जी, मेरी भी मर चुकी। बड़े बड़े नेता जेलों में पड़े रहे हैं, 10 साल तिहाड़ में पड़े रहे हैं वो। अच्छा चलिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए दीपिका जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो लिस्ट आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, किसी एक बच्चे का नाम दिखा दो जहां पे हरियाणा की बीजेपी की सरकार ना हो। बीजेपी की सरकार तमिलनाडु में नहीं है, केरला में नहीं है, कोई एक बच्चा बता दो तो तमिलनाडु या केरला का यहाँ पे आ गया। सिर्फ उन्हीं प्रदेशों के बच्चे यहाँ क्यों आ रहे हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, इस बात का जवाब। चलिए ठीक है, आपके सभी सवालों का मैं जवाब ले लेती हूँ। सुभाष जी, ठीक है, सुभाष जी, कांग्रेस प्रवक्ता के भी आपसे सवाल थे, और अभी ओंकार जी ने भी आपसे सवाल पूछे हैं, सुखबीर जी ने। मैं चाहूंगी कि आप दोनों ही प्रवक्ताओं के आप विस्तार से जवाब दें और अपनी बात रखें। देखो, अभी तो ओंकार सिंह जी बता रहे थे, शायद इनके जो विपक्ष वाले हैं ना, इनकी आत्मा मरी हुई है, क्योंकि इनके बड़े बड़े नेता 10 साल तिहाड़ में रहे इन्हीं भर्तियों मामलों में। इसमें क्या होता था, मतलब लिस्टें बदल दी जाती थी, पैसे लेके लिस्टें बदली जाती थी, कई महीनों में पड़ी रहती थी, आएगा कोई बोरी भर के लाएगा और दे जाएगा। इनको वैसे मैं बता दूं, हरियाणा सिविल सर्विस ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर चेकिंग का भी पैटर्न है ना, इसमें जी 15 क्वेश्चन होते हैं, और उन 15 क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो 15 एग्जामिनर चेक करते हैं। यानी हर पहले प्रश्न को वही एग्जामिनर चेक करेगा, दूसरे को वही, मतलब ये नहीं, क्योंकि एक ही एग्जामिनर अगर डिफरेंट
चेक करते हैं ना एक ही प्रश्न को, तो नंबर चेंज हो जाते हैं। मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे। तो 15 यानी हर पहले क्वेश्चन को मतलब 15 के 15 एग्जामिनर चेक करेंगे। मतलब इट इज अ मेथड। अभी हमारे ये साथी कह रहे थे चेयरमैन बाहर से है, तो चेयरमैन अगर इतनी सख्ती से चेक किया जा रहा है, पेपर सेट किया जा रहा है, सुभाष जी जो प्रोसेस है आप इतना ट्रांसपेरेंट बता रहे हैं सुभाष जी, बट द फैक्ट इज कि अगर इतनी ही ट्रांसपेरेंसी है, इतनी ही सख्ती है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट हो सकते हैं। आपकी बात को अगर मैं कंक्लूड करूं, या तो आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा की युवा उस काबिल नहीं है कि आपके ही प्रोसीजर को, आपके मापदंडों को पार कर पाए, या फिर आपका लेवल इतना ज्यादा हाई है कि बच्चे पास नहीं कर पा रहे हैं। देखिए हमारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आजकल एक पैटर्न और भी चल रहा है, क्योंकि पीछे कांग्रेस राज ने 55 साल यहाँ राज किया है, कांग्रेस सरकार ने पूरे देश में। और यहाँ ना गली मोहल्लों में, खेतों में इन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बना दी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, पैसे लेके प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और ये कुछ बच्चे, मैं इन पे संदेह नहीं कर रहा, इस तरह से डिग्रियां लानी शुरू कर दी इन्होंने। मतलब इट वाज ए सिस्टम। अभी हमने यहाँ पे कुछ मतलब जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर को हटाया और उनकी जांच भी चल रही है, उनकी विजिलेंस जांच भी चल रही है। मतलब ये सिस्टम भी चल रहा है। जहां तक ये पर्चे लीक करने वाली बात है, हम बिल्कुल सख्त कार्रवाई करते हैं और हर चीज पे निगाह रखी जाती है पूरी सीसीटीवी से। 400 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 3 का चयन होगा? इतनी सख्ती नहीं सुभाष जी, इतनी सख्ती कि 400 में से सिर्फ 3 का सिलेक्शन हो रहा है? ऐसा है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखो मैंने आपको फिर बताया, ये हमने पैटर्न बदला है, पैटर्न हमने बदला हुआ है, कोई बात नहीं। इट इज ए टाइम ऑफ कंपटीशन। क्या 35% पैटर्न बदला है कि 400 में से सिर्फ 3 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं? पहले क्या होता था? पहले मैंने बता दिया, आपने जितनी भर्तियां हैं, जितनी वैकेंसीज आपने फिल करनी है, क्योंकि पड़ोसी मिलेगा, मतलब पैसे लेकर आएगा, सबसे बड़ी बात है। अभी राज्यसभा के चुनाव से पहले जिस दिन डेट थी, यहाँ पे पूर्व मंत्री, सीनियर मंत्री रहे इनके, कप्तान अजय सिंह यादव, उनका इंटरव्यू अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है। कहता है मेरे डिपार्टमेंट में जितनी भी नौकरियां होती थी 20% तो मुझे दी जाती थी, 80% सीएम साहब ले लेते थे। मतलब इट वाज ए सिस्टम। आप ये देखिए ना, अगर आपका सीएम रोहतक से है तो सारी नौकरियां रोहतक में बांट दो, अगर आपका सीएम सिरसा से है तो सारी नौकरियां वहां बांट दो। तो ये मतलब ये गेम चल रही थी। अब युवाओं को भरोसा है, कोई बात नहीं, मतलब इट इज ए टाइम ऑफ कंपटीशन। बच्चे बाहर से भी आ रहे हैं, यहाँ के बाहर भी जा रहे हैं। तो भाई क्राइटेरिया, अगर आपको कोई एग्जाम लेना है, उसकी पवित्रता बनानी है, आपको मिनिमम 5% तो बनानी पड़ेगी। और हुड्डा सरकार ने भी बनाई। चलिए ठीक है, यानी कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जामिनेशन हो रहे हैं, और जो उसमें सही बैठ पा रहा है वही उसी का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है सर, मेरे पास समय कम है, इसलिए मेरे को फाइनल कमेंट लेना है। सुखबीर जी सर, फाइनल कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके या किसी भी प्रवक्ता साहब ठीक है, सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश सरकार, इनके प्रश्नों का मैं जवाब नहीं दे पाया, मुझे टाइम नहीं देखिएगा, बंद करो इसका, बंद करो, फिर मुझे बोलने मजबूर करते हो। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसान, जवान, खिलाड़ी और युवा सबके साथ बदमाशी करी है। किसानों के साथ वायदा था सीटों पर छुट्टी का, और क्या और सुनिए, 2016 में वायदा था किसान की आय दुगनी करेंगे, क्या हुआ? और इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून का जो वायदा था, क्या हुआ उसका? और जवानों के खिलाफ क्या हुआ? अग्निवीर, जवानों के खिलाफ अग्निवीर। और चलिए ठीक है, माफी के साथ रोकूंगी आप सभी को, क्योंकि समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा।